नहीं है, बुत बेचने नहीं है। तो महमूद गजनवी ने वो बुत बेचे नहीं या उनकी प्राइस लेके उनको छोड़ा नहीं, बल्कि उनको तबाह कर दिया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट ही थी महमूद गजनवी की। और इस अचीवमेंट के साथ ही ये जो पूरा इलाका था ना पंजाब का, जो आजकल लाहौर है, ये भी सारा महमूद गजनवी की सल्तनत के अंडर आ गया। यहाँ वाला इलाका तो पहले ही मुसलमानों के अंडर था ना, और फिर यहाँ से भी इलाका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया। और फिर क्या हुआ, फिर टाइम गुजरा इसी तरह से, गजनवी डायनेस्टी यहाँ पे रही। करते करते 1191 सीई आ गए। 1191 सीई में फिर से एक बादशाह ने अटैक किया इंडिया पे, और वो भी मुस्लिम बादशाह थे। वो भी यहाँ से अफगानिस्तान का एक इलाका था गौर। गौर में उनकी सल्तनत थी और नाम था उनका शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। उन्होंने अटैक किया, और अभी जो यहाँ पे मेरा ये हाईलाइटर है, ये जगह पाकिस्तानी पंजाब जो है वो, और इंडियन पंजाब के बिल्कुल पास ही एक इलाका है हरियाणा, इंडिया में है, स्टेट है इंडिया की। एक सूबा कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, रियासत, जिस तरह पाकिस्तान की के सूबे हैं। तो वहाँ पे भी था हरियाणा। तो यहाँ पे आके शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उन पे अटैक किया। कब किया? 1191 में। और इस एक बैटल हुई, एक जंग हुई, उस जंग का नाम है बैटल ऑफ तराइन। तराइन इस तरह लिखा जाता है, बैटल ऑफ तराइन। और ये क्योंकि दो बैटल ऑफ तराइन हुई थी, इसलिए इस पहली वाली को कहते हैं बैटल ऑफ तराइन 1। और जब दूसरी हुई तो उसको कहा गया बैटल ऑफ तराइन 2। जो 91 में हुई वो बैटल ऑफ तराइन 1, और जो 92 में हुई वो बैटल ऑफ तराइन 2। शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला यहाँ पे हुआ पृथ्वीराज चौहान से, जो कि एक हिंदू राजा थे। तो पृथ्वीराज चौहान को ने 1191 में तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और इस तरह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नाकाम रहे। लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और शहाबुद्दीन गौरी जीत गए। जब जीत गए तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की जो सल्तनत थी वो ले ली। अब जो इतना इलाका था, यहाँ तक का ये इलाका, ये सारे का सारा, यानी आजकल का पूरा पाकिस्तान, ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, और साथ में ये सारा इंडिया का इलाका जो है, ये इस्लामिक सल्तनत के अंडर आ गया। अब जहाँ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे, उन्होंने ये नहीं किया कि वो खुद यहाँ पे बादशाह बन के बैठे, वो खुद तो वापस चले गए अपने इलाके में। उन्होंने अपने कुछ गुलाम थे, और वो जो गुलाम थे ना, अब जब आप गुलाम का लफ्ज सुनते हैं आपको लगता है कोई मजलूम सा ऐसा बंदा होगा जिस पे जुल्म होता होगा, और गुलामों के साथ तो हमेशा बुरा ही सलूक किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने, जो उनके गुलाम थे, उस जमाने का रिवाज ये था कि गुलामों को बेटों से ज्यादा अहमियत दी जाती थी, उनका बेटों से ज्यादा ख्याल रखा जाता था, और उनको पूरी जंगी तरबियत दी जाती थी। तो इस तरह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के भी काफी सारे गुलाम थे। उनमें से एक थे जो बहुत अहम हुए, जिनका आगे भी जाके नाम फेमस हुआ, तो वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। काकी नहीं, गलती से मैं बोल गई। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उनको ये, जहाँ पे मेरा हाईलाइटर है ना, यहाँ का इलाका उनको दे दिया कि यहाँ पे आप देखभाल करेंगे, गवर्नर बना दिया। और ये जो इलाका था, ये एक गुलाम को दे दिया, ये एक गुलाम को दे दिया। इसी तरह इंडिया के जो भी इलाके इस्लामी सल्तनत में आए, इसको 4 हिस्सों में करके अपने 4 गुलामों को, जो कि उनके जर्नैल भी थे, उनको दे दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, वो इन सब में पावरफुल थे। जैसे ही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ, उनकी वफात हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया कि आइंदा से यहाँ पे बादशाह मैं हूँ, जो इलाका उनके पास था वो। और फिर उन्होंने जो आहिस्ता आहिस्ता बाकी 3 उनके जर्नैल थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के, उनसे भी सारे इलाके ले लिए ये सारे। तो इसी तरह इंडिया में जो पहली, इससे पहले मैंने आपको बताया ना, यहाँ से 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया, तो
जो सल्तनत थी इस्लामी वो किसके मातहत थी? यहाँ की मुस्लिम बनु उमैया की जो सल्तनत थी उसके मातहत। फिर उसके बाद महमूद गजनवी ने जो अटैक किए तो जो सल्तनत में इजाफा हुआ, एक्सपेंशन हुई, वो किसके मातहत थी? यहाँ की गजनवी सल्तनत के मातहत थी, यानी उनके अंडर थी। फिर उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने जब एक्सपेंड की, बढ़ाया सल्तनत को, वो किसके अंडर थी? वो थी गौरी के, गौरी सल्तनत के अंडर थी। इससे पहले जितने भी बाहर के लोग थे ना, मुसलमान थे, वो कब्जा करके रखे हुए थे इंडिया में। लेकिन ये पहली दफा ऐसे हुआ कि इंडिया में रहने वाले एक जर्नल ने इंडिया में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी, और इस सल्तनत को कुछ अहम नामों से याद किया जाता है। ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ममलूक सल्तनत, खानदान गुलामा भी कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। अब जो दिल्ली सल्तनत है ना, इसका आगाज हुआ है 1206 में। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया। ओवरऑल इस सबको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत। और इसके अंदर फिर जो खानदान आए हैं उनके नामों की निस्बत से भी इनको याद किया जाता है। सबसे पहला जो खानदान था उसको खानदान गुलामा कहा जाता है, और उसके बाद वाला जो खानदान था उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। खानदान गुलामा क्यों कहा जाता है, आप सोच रहे होंगे। तो खानदान गुलामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ना, गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे अपनी सल्तनत कायम कर ली। सॉरी बच्चों, पॉज के लिए। ये थे, इनको खानदान गुलामा क्यों कहा गया? क्योंकि ये गुलाम थे, और फिर इनके बाद जो सब बादशाह बने वो भी ये गुलाम थे, वो इनके गुलाम थे। तो गुलामों से आपने बिल्कुल भी ये मुराद नहीं लेनी कि वो कोई कमजोर लोग थे, बल्कि गुलाम जो होते थे ना, उनको बेटों की तरह परवरिश की जाती थी, और उनको जर्नल बनाया जाता था, उनको सल्तनतें भी सौंपी जाती थी, उनको बड़ी बड़ी जो जागीरें हैं वो दी जाती थी, और उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जाता था। ये तो दिल्ली सल्तनत थी। अब दिल्ली सल्तनत तक ही आज हम रहेंगे, और दिल्ली सल्तनत में खानदान गुलामा और ममलूक। ममलूक जो होते हैं ये अरबी में गुलामों को ही कहा जाता है, तो ममलूक डायनेस्टी या ममलूक सल्तनत भी इसको कहा जाता है, गुलामों की डायनेस्टी या गुलामों की सल्तनत। इसके पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक पे आज हम इसको रोकेंगे, और मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इस्लाम का आगाज कब हुआ हिंदुस्तान में, कब और कैसे हुआ? जी बच्चे। जी आरिफ, आप ट्राई करेंगे? सॉरी मैम, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, आवाज नहीं आ रही। हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज कब और कैसे हुआ? आवाज नहीं आ रही ना आरिफ की, मेरे ख्याल से नेट इशू है इनका। कोई और बच्चा बता सकता है? अबू बकर, अब्दुर्रहमान। बहुत आसान सवाल है बच्चे, बस ये बता दें कैसे इस्लाम आया, क्या हुआ था। मैम ऐसे मुझे याद है कि अ, जब कि उधर से अरब इलाके से मुस्लिम आर्मी आई थी, जी पाकिस्तान के जी। इलाके में आई थी। हाँ जी, वो तो कौन किसके कमांड वो में आए थे? मैं नहीं जानती।
اچھا میں آپشن دیتی ہوں، حجاج بن یوسف یا محمد بن قاسم؟ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ عبد الرحمن آپ بتائیں، وہ جو آرمی آئی تھی 712 CE میں، اس کی کمانڈ کون کر رہے تھے، حجاج بن یوسف یا محمد بن قاسم؟ بچوں ایسے تو نہیں چلے گا، آپ کو چاہے غلط بتائیں کچھ تو بتائیں۔ میم سوری آپشنز کیا تھیں آپ کی، آواز نہیں آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم یا حجاج بن یوسف، کون کمانڈ کر رہے تھے آرمی کو؟ میم شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے، باقی دو بچے تو بات نہیں کر رہے، تو آپ بھی وائنڈ اپ کر دیں۔ جی جی اینڈ کر دیں، اینڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔